नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार। राजस्थान में मतदान का फाइनल दौर। राजस्थान की जनता का मन किस ओर, किस मुद्दे पर वोट और किसको पड़ेगी चोट। राजस्थान की फाइनल परीक्षा की महाकवरेज जारी है। चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला। तमाम बड़े और दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही जनार्दन है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी उन्हीं के हाथों होना है। राजस्थान के अलावा जनादेश में आज बात होगी तेलंगाना की भी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में अपनी ताकत झोंकी। तो आइए करते हैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अपने आखिरी घंटे में पहुंच चुका है। सुबह 7 बजे शुरू हुआ ये मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के साथ साथ दिग्गज हस्तियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। प्रदेश की सभी 199 सीटों पर मतदान के साथ ही 1862 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन जीत को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीटों पर मतदाता बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंचे। श्री गंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, दौसा, भरतपुर समेत सभी जगह सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। युवाओं के साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी पूरे उत्साह के साथ मताधिकार का इस्तेमाल किया और सभी चुनाव आयोग के इंतजाम से काफी खुश नजर आए। मतदान के उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक बुजुर्ग मतदाता आंख का ऑपरेशन कराने के बाद सीधे मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। मेरे मन में था कि ये मेरा जो एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, मैं इसको पूरा करूं और ऑपरेशन थिएटर से सीधा मैं यहाँ पर मतदान करने के लिए आया हूँ। टीयर्स बहुत अच्छे सहयोगी रहे, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हुई, मुझे कहीं उतरना भी नहीं पड़ा। वोट देके बाहर से आराम से मैं वापस यहाँ आ गया हूँ। इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र के महापर्व में भी अलग अलग तरह के नजारे देखने को मिले। भरतपुर में बाजे गाजे के साथ दूल्हा भी वोट डालने पहुंचा। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में भी अलग ही उत्साह देखने को मिला। बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ। मतलब सर बहुत उत्साह था कि पहली बार वोट डालेंगे और कुछ चेंज हो जाए अपने, जैसे अपने रोजगार है, चिकित्सा में अपन देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जो हम पिछड़े हुए, तो उस टाइम यानी कि अगर कुछ चेंज हो जाए हमारे वोट डालने से कुछ चेंज, तो इस चक्कर में लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। ये अपना मतदान का जो अधिकार है उसको सही तरह से सदुपयोग करके और अपना प्रथम अधिकार मान के और कर्तव्य मान के इसको पूरा करके, इसलिए हम सुबह जल्दी आके और इसको पूरा किया। मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं सबसे पहले वोटिंग करने आई हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने अच्छे प्रतिनिधि चुने, अपनी अच्छी सरकार बने। आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी मतदान करने पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में और राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर में वोट डाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा में और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में वोट डाला। जोधपुर में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत सपरिवार वोट डालने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर पूर्व में तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट और बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने जयपुर के मतदान केंद्र पर वोट डाला और आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने 12 पोलिंग बूथ पर वोट डाला। इस सब के बीच जीत को लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। 3 तारीख को पता चल जाएगा, हो सकता है कुछ को करंट भी लग जाए, लेकिन जो जन सैलाब है, जो जनता का जो भाव है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। बहुत हाई क्रेडिबिलिटी गारंटी होगी है, सरकार पुनः रिपीट होगी इस बार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूं।
राजस्थान में वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला है। बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकदल के लिए एक सीट भरतपुर छोड़ी है। इसके अलावा माकपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, आम आदमी पार्टी, AIMIM समेत कई निर्दलीय भी मैदान में हैं। मतगणना 3 दिसंबर को होगी, तभी ये पता चलेगा कि जनता ने किस पार्टी को जनादेश दिया है। शैलेंद्र मिश्र, नीरज सिंह और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो राजस्थान चुनावों में 22 लाख से ज्यादा युवा मतदाता अपने मत का प्रयोग चुनाव में कर रहे हैं। पिछली बार 2 दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी थीं जहां पर हार जीत का अंतर 3000 वोटों से भी कम था। ऐसे में फर्स्ट टाइम वोटर किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। चुनावी मुद्दों को लेकर DD न्यूज के संवाददाता नीरज सिंह ने बात की है इन्हीं फर्स्ट टाइम वोटर्स से। राजस्थान में मतदान बड़ी संख्या में हो रहा है और खासतौर से जो युवा मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में निकलकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर भी इस समय हमारे साथ खड़े हुए हैं। आप देखें किस तरह के इश्यूज रहते हैं जब लोग आप मतदान केंद्रों पर जाते हैं और यूथ किस तरह से देखता है मतदान को। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो इश्यूज होते हैं वो हम देखते हैं, एजुकेशन होता है, देन विमेन एम्पावरमेंट, जनहित, यही सारे इश्यूज है जिनमें हम फोकस करते हैं जब भी हम वोट करते हैं। कितना उत्साह बढ़ता है कि जब चुनाव आयोग रिकॉग्नाइज करता है कि भाई फर्स्ट टाइम वोटर है और उसको सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए। सर देखिए, अगर जब किसी को अपन उत्साहपूर्वक कुछ भी दे चाहे सर्टिफिकेट हो या फिर कुछ भी उसका वो करे तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि हमें फर्स्ट टाइम मिला और दूसरे लोग देखकर सीखते हैं कि हमें भी वोट देने जाना था कि हमें भी ऐसा उत्साह मिले। एक एक वोट बोलते हैं कि काफी महत्वपूर्ण है। यूथ के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये वोट, क्योंकि उसका जो भविष्य है वो तय होता है इससे। सबसे पहले तो बेरोजगार है, क्योंकि एक एक वोट अगर हमारी सही सरकार आएगी तो हमारी बेरोजगारी कम होगी, हमारी शिक्षा में उन्नति होगी और हमारे देश की सबसे बड़ी बात अर्थव्यवस्था सब पहले नंबर पर आएगी। तो ये आपने देखा कि ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। कई सारे इश्यूज हैं एजुकेशन को लेकर, रोजगार को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, जिनके आधार पर इन्होंने अपना वोट दिया है। कैमरामैन राहुल के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, राजस्थान। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान के मतदाताओं, खासकर युवाओं से बड़ी संख्या में बाहर निकलने और मतदान करने की अपील की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा था कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के मतदाताओं से बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलने और खासकर युवाओं से मतदान करने की अपील की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पोस्ट से ऐसा पता चलता है कि वो सचमुच लोगों को कांग्रेस को वोट देने का आदेश दे रहे हैं। मतदान के बीच ही राहुल गांधी के इस पोस्ट को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की और इस पर कार्रवाई करने और पोस्ट डिलीट करने तक की मांग की। तो सोशल मीडिया मंच X पर कांग्रेस को वोट देने का आदेश देने वाली राहुल गांधी की पोस्ट को राजस्थान के युवा भी गलत मानते हैं। उनका कहना है कि यह आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है और राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने दौसा में कुछ युवाओं से बात की है, आपको सुनवाते हैं। हम दौसा में हैं। प्रधानमंत्री ने सुबह एक ट्वीट किया था कि राजस्थान वासी ज्यादा से ज्यादा वोट करें और इसके साथ ही युवा मतदाताओं से अपील करी थी कि वो भी अपने वोट का प्रयोग करें। कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तरफ से ट्वीट किया और राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को वोट करें और इसके अलावा उन्होंने 7 गारंटियों का भी जिक्र किया जो नहीं होना चाहिए था। तो ये दोनों आप ट्वीट देखते हो और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की और राहुल गांधी ने अपील की, तो युवा क्या सोच रहा है, मतलब क्यों इस तरह की अपील की कि कांग्रेस को वोट दो? देखो, राहुल गांधी का जो बयान है वो बिल्कुल आचार संहिता का उल्लंघन है
और प्रधानमंत्री जी एक देश के बड़े नेता होने के कारण उन्होंने कहा है कि उनका एक उद्देश्य ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट के लिए जागरूक हो, तो उन्होंने अपना संदेश साफ स्पष्ट किया है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस प्रकार एक विशेष पार्टी के लिए एक इतने बड़े नेता होते हुए उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए ऐसा कहा है, वो काफी दुर्भाग्यशाली मैं मानता हूँ। राहुल गांधी को ये जरूरत पड़ी थी भाई इस तरह का ट्वीट करने के लिए कि भाई कांग्रेस पार्टी को वोट दें, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वोट तो स्वतंत्र आदमी कोई भी कहीं पे भी दे सकता है। बिल्कुल, कोई भी वोट कहीं भी दे सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि जरूरी कि जो पार्टी जिसका मत है वो कहीं भी दे सकता है। वोट कहीं पे भी दे सकते हैं, ऐसे कोई नहीं कि मुरारी कोई दो या शंकर कोई दो, वोट कहीं भी दे सकते हैं। तो ये मतलब अगर इस तरीके से कोई कह रहा है कि नहीं आप इसी पार्टी को वोट दो, तो ये सही है क्या? गलत है, बिल्कुल गलत है। इसको एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। तो ये आपने देखा, ये युवा हैं दौसा के और जो वोट भी करके आए हैं, और ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो ठीक नहीं है, आचार संहिता का उल्लंघन है और इस पर आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा दौसा के लोग मानते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दौसा। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला। तमाम बड़े और दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जो रवैया अपनाया वो कई सवाल खड़े करता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक इंटरव्यू में जब राहुल गांधी के देरी से राजस्थान पहुंचने को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, मेरे पे विश्वास था उनको। हालांकि राजस्थान की मीडिया ने इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले कथित तौर पर गहलोत द्वारा रचित विद्रोह को जिम्मेदार ठहराया। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मुद्दे को सामने ला दिया जो हर गुर्जर मतदाता के मन में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पायलट परिवार को मिला अपमान और विश्वासघात, जिसके बाद अशोक गहलोत ने अचानक सचिन पायलट का एक वीडियो पोस्ट किया। वहीं गहलोत, जिन्होंने अपने प्रचार अभियान के दौरान सचिन पायलट के नाम का भी उल्लेख नहीं किया और पायलट को कुछ जिलों तक ही सीमित कर दिया। गौरतलब है कि पिछले 5 सालों में गहलोत और पायलट के बीच विवादों के चलते राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कई बार संकट में फंसी। गुर्जर वोटर पिछली बार सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाए जाने को लेकर काफी नाराज थे। इसीलिए कांग्रेस के कई प्रत्याशियों को इस बात का डर था कि सचिन पायलट के साथ खड़े नहीं नजर आने का खामियाजा उन्हें चुनाव में उठाना पड़ सकता है। और नीरज सिंह हमारे संवाददाता दौसा से हमारे साथ, और रामकृपाल यादव हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले नीरज, आपके पास आना चाहूंगी। क्या इस तरह के जो संकेत हैं इनसे ये पता चलता है कि इस तरह की अंदरूनी मंझधार में फंसी कांग्रेस के लिए राजस्थान का रण बेहद मुश्किल हो सकता है? देखिए, मुश्किल हो सकता है। और आप देखें कि मैं इस समय दौसा में हूं और दौसा पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है और ये वो हिस्सा है जहां पर जो गुर्जर कम्युनिटी है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है। और पूर्वी राजस्थान में अगर आप दौसा की बात करें, टोंक की बात करें, करौली की बात करें, ये सारा का सारा इलाका है जहां पिछली बार सचिन पायलट ने काफ़ी मेहनत करी थी और उसका परिणाम ये हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जो सीटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिली थी। लेकिन जब सरकार बनने के बाद जिस तरह का जो गतिरोध और विरोध सचिन पायलट और अशोक गहलोत में देखने को मिला और कई बार ऐसा हुआ कि सचिन पायलट अपनी सरकार के ऊपर ही कई तरह के जो सवाल हैं वो उन्होंने खड़े कर दिए। दूसरा पलटवार जो अशोक गहलोत हैं उन्होंने भी किया, उन्होंने सचिन पायलट को गद्दार तक जो शब्द है उसके लिए उन्होंने प्रयोग किया। अब चूंकि गुर्जर कम्युनिटी के जो लोग थे वो देखना चाहते थे सचिन पायलट को, और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी थे और जिस तरह से कैंपेन चला था उसमें सचिन पायलट की एक बड़ी भूमिका थी। लेकिन चुनाव के बाद और जब सत्ता अशोक पायलट के हाथ में आई तो उसके बाद सचिन पायलट को एक तरीके से दरकिनारे कर दिया गया। और यही कारण है कि आप देखें कि जब राजस्थान में कैंपेन की शुरुआत हुई तो सचिन पायलट को हेलीकॉप्टर तक नहीं दिया गया
और वो काफ़ी समय के बाद उनको हेलीकॉप्टर मिला। यही कारण है कि वो कुछ ही इलाके में अपनी सभा कर पाए। वो भी तब संभव हो पाया जब कांग्रेस हाईकमान ने हस्तक्षेप किया और ये बताया कि अगर दोनों अलग अलग दिखाई देंगे तो उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि आखिरी समय में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की जो अपील है वो एक्स पर डाली है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो ये तय है कि जिस तरह की राजनीति दोनों ही तरफ से हो रही है, चाहे अशोक गहलोत की करें और या सचिन पायलट की करें, तो दरार जरूर है, मनभेद भी दिखाई दे रहा है और मतभेद भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, दरार जरूर है, मनभेद और मतभेद भी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ रामकृपाल जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है रामकृपाल जी डीडी न्यूज़ में। आपसे सवाल है मेरा कि आप कैसे देखते हैं चुनाव के दौरान किन मुद्दों पर ज़्यादा जोर रहा, और जिस तरह की खींचतान कांग्रेस में देखने को मिली और पीएम ने पायलट को लेकर जो कुछ बात कही है और गुर्जर समुदाय को जो संदेश दिया है, इसका किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जनता आज की तारीख में बहुत जागरूक है। नेताओं के भाषणों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। यथार्थ आपके संवाददाता ने बता दिया। मैं एक लाइन में कहूं तो 2018 के बाद कांग्रेस में जो दरार पड़ी थी वो बरकरार है। आपके संवाददाता ने भी यही बात कही है। वो दरार, कोशिश की गई थी कि दरार भर जाए, दिखाई न पड़े, लेकिन वो दरार जैसे जैसे चुनाव आज की तारीख आई वोट पड़ने की, वो दरार बढ़ती गई। हालांकि और जनता उसको देख रही है। याद कीजिए, जैसा आप कह रहे थे, गहलोत जी ने अभी 2-4 दिन पहले ही कहा था कि समझ लेना मैं 200 सीटों पर मैं लड़ रहा हूं चुनाव। इसका मतलब है कि वो साफ कहना चाहते थे कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब गहलोत है और कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि जो दौसा, जहां से अभी आपके संवाददाता बात कर रहे थे, वहां के लोग निश्चित तौर पर 2018 में सचिन पायलट ने बड़ी मेहनत की थी और कांग्रेस का युवा तर्क जो हाईकमान है वो चाहता भी था सचिन को आगे करने के लिए, लेकिन जिन कारणों से भी वो नहीं हो पाया। तो वो देखिए, दरार बहुत साफ, आज बहुत साफ दिखाई पड़ी है। गहलोत जी ने एक बार भी, आज कई संवाददाताओं ने उनसे बातचीत की, लेकिन एक बार भी उन्होंने सचिन का नाम नहीं लिया जी। तो अब ये है, लेकिन मेरा ये कहना है कि चूंकि आज वोट पड़ रहे हैं, 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। कोई किसी के पक्ष में संभावना जताना, किसी के पक्ष में आशंका जताना उचित नहीं होता, लेकिन ये जरूर है जी कि जो चीजें, जो घटनाएं हुई हैं वो सब जानती है। और मैं आखिरी बात ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि ये जो फ्री बीज या ये दे देंगे वो दे देंगे। देखिए, जनता जो है ना, वोटर भिखारी नहीं है। बिल्कुल, बड़ी गलत फहमी होती है। उन्हें सशक्त करने के जी मैं बता रहा हूँ। देखिए, किसी भी मतदाता के सामने इस समय के बाद सामाजिक हित, उसके बाद राष्ट्रीय हित, ये 3 कसौटियां होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसकी निजी जिंदगी में क्या बदलाव आया है, समाज में क्या बदलाव आया है, राष्ट्र में क्या बदलाव आया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या बदलाव आया है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और सिर्फ वर्तमान की विसंगतियों के चलते ही वोट नहीं दिया जाता। बिल्कुल, भविष्य के लिए हर इंसान भविष्य के लिए जीता है। कोई भी आज की तारीख में अपने बच्चे के भविष्य के लिए सोचता है कि वो कौन सा नेता है जो मेरे बच्चे के भविष्य को सुरक्षित रखेगा। चाहे आज उससे कोई खुंदक भी हो, लेकिन आने वाला 20 साल कौन है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों में बदलाव देख रहा है, चाहे उसका निजी फायदा हुआ हो न हुआ हो, लेकिन अगर वो एक बढ़ते, एक विकसित भारत को देख रहा है तो निश्चित रूप से वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को वोट देगा, न कि निगेटिव थिंकिंग को। ये जो लोग कह रहे हैं आज कि बाहर वाले आ गए, अरे कल तक तो राष्ट्र की बात करते थे, आज बाहरी कौन हो गया भाई? बिल्कुल, अब तो भारत देश के नागरिक हैं जी, इसको कहीं भी जाने का हक है।
जी रामकृपाल जी, बिल्कुल। अब राजस्थान में देखिए मतदान अपने आखिरी घंटे में है और कुछ ही देर में मतदान खत्म हो जाएगा। और अच्छी बात ये रही कि इस चुनाव में मुद्दों पर बात रही, तमाम ऐसे मुद्दे प्रमुखता से रहे जिन पर वोटर्स जो हैं उन पर वोट डालने के लिए जाते हुए नजर आए। हमारे सहयोगी नीरज वहां पर बने रहे और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाते रहे। नीरज, इस ताज़ा अपडेट के लिए आपका धन्यवाद। आप और नज़र बनाए रखिए, आगे आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं तेलंगाना की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए फिर से कहा कि भाजपा और उनकी सरकार मदिगा समुदाय के साथ हुए अन्याय को जल्द से जल्द समाप्त करके न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। माहेश्वरम की रैली में उन्होंने इस समुदाय को न्याय दिलाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल ही उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को मदिगा समुदाय के लिए अनुसूचित जाति आरक्षण में उपवर्गीकरण के लिए समिति के गठन में तेजी लाने का निर्देश दिया है, जो अपना उचित हिस्सा पाने के लिए दशकों से संघर्ष कर रहे हैं। ये समुदाय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति का बड़ा घटक है। बीजेपी मादिगा समुदाय के साथ हुए अन्याय को भी भली भांति समझती है। इस अन्याय का दूर करने के लिए भारत सरकार की कमेटी सारी प्रक्रिया को तेज करने का काम कर रही है। मादिगा समुदाय से जुड़ी एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। ये केस मजबूत हो सके, इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इन सभी विषयों पर कल ही, क्योंकि मैं कल चुनाव प्रचार में से एक दिन दिल्ली गया था, तो कल ही मैंने दिल्ली में अफसरों से को बुलाया और पूरा रोड मैप बना करके दिया है कि मुझे काम तुरंत चाहिए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ उर्मिलेश भट्ट कामारेड्डी से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बात हम रामकृपाल जी आपसे ही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री को अभी आपने सुना, वो खुद मदिगा समुदाय को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं। कितनी बड़ी पहल मानते हैं आप इसको? देखिए, जब से मोदी जी 2014 में आए हैं, अगर आप देखेंगे तो उनका एक जो गांधी जी का सपना था, जो गांधी जी कहते थे अनटू दिस लास्ट, उस अंतिम व्यक्ति तक जो बिल्कुल हाशिए पर है, उसकी जिंदगी में कितना बदलाव आता है, विकास का पैमाना ये होता है। और मोदी जी आप देखिए हमेशा से कोशिश कर रहे हैं लगातार। जिस तरह से आप देखिए आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी उसी तबके से आती हैं जिनको बहुत ज्यादा हाशिए पर जो तबका था, जहां भी उनको मौका मिल रहा है वो समाज के सबसे वंचित उस तबके को उठाने का प्रयास कर रहे हैं जो आज की मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है। इसी में तेलंगाना और आंध्र मादिगा समुदाय जो है, ये बहुत दिनों से इसकी लड़ाई चल रही है कि उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, उसे समाज विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, उससे लाभ से उसको वंचित न किया जाए। जैसा मोदी जी उल्लेख कर रहे थे, मामला कोर्ट में भी है और सरकार उसमें पूरी कोशिश कर रही है कि उनको आरक्षण देने के लिए जो भी उनका उचित है, ड्यू है, वो उनको मिलने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेलंगाना में ही, आप कहीं भी देखिए, जितने भी, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, कोई भी जहां जहां इस तरह के लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले वो आप देखिए बिरसा मुंडा जी के गए थे, उनकी जन्मशती पर वहां पे झारखंड में, तो हमेशा उनकी कोशिश रही है उसी तरह से अनटू दिस लास्ट, जो वंचित जो पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाइए। और आज उन्होंने तेलंगाना में आज इस दौरान ये बात उठाई है, ये सवाल। अब सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, इस सवाल को अनदेखा नहीं कर पाएगी और मादिगा समाज को बिल्कुल इससे ताकत मिलेगी। जी बिल्कुल।
वंचित और पिछड़ों को एक अलग दर्जा देने का, उनको समाज में उचित स्थान दिलाने के जो प्रयास हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो सभी को पता है और उस पर उसको लोग एडमायर भी करते हैं। हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कामारेड्डी से। उर्मिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो जनसभा थी, एक मतलब कह सकते हैं कि विशाल जन सैलाब उमड़ा हुआ था। किस तरह का असर होते देखते हैं आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचते हैं जनता के बीच में? जी सैला, बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे तेलंगाना की जो मतदान की तारीख है नज़दीक आ रही है, तमाम जो दल हैं उन दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और दलों के जो राष्ट्रीय स्टार प्रचारक हैं वो अब जो है तेलंगाना की धरती पर जो है अपनी सियासी जो पिच है उस पर खेल रहे हैं। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इस क्रम में आज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मोर्चा संभाला है खुद प्रधानमंत्री ने संभाला है। प्रधानमंत्री की जो पहली रैली थी, जो जनसभा थी, वो कामारेड्डी, जो आपने भी बताया दर्शकों को, वहाँ पर थी, और दूसरी रैली भी यहाँ पर आज है। आज की जो रैली की अगर बात की जाए सहला, तो निश्चित तौर से उन्होंने कांग्रेस और केसीआर पर जो है आक्रमण किया है कि उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, लेकिन केसीआर जो किया है वो सिर्फ अपने परिवार के लिए किया है और तमाम जो भ्रष्टाचार पिछले दो कार्यकाल करा है शैला, उसका उन्होंने जिक्र किया है केसीआर के। उन्होंने कहा है कि अब जो है टीसीआर से जो है अब बीसीआर हो गया है, अब बीआरसी हो गया है, जो टीआरसी था वो बीआरसी हो गया है, तेलुगु देशम पार्टी के बाद जो है वो जो है बीआरसी बन गया है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं अपने परिवार का ध्यान रखते हैं और इन्होंने जो है दलित, मजदूर, किसान, तमाम वर्गों को जो है अनदेखा किया है, सिर्फ अपने परिवार को ही देखा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पे भी जो है काफ़ी आक्रमण किया है और उस आक्रमण में कहा है सैला कि कांग्रेस ने कई वर्षों तक जो है इन तमाम जो हाशिए पर खड़े लोग थे उन लोगों को जो है अनदेखा किया है। ऐसे में कह सकते हैं कि जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे जो है यहाँ पर सियासत गर्माती चली जा रही है। एक तरफ जहाँ आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है केसीआर की अगर बात की जाए तो उन पर जो है तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन दलों का जो है आक्रमण, इस समय चुनावी जो आक्रमण होता है वो आक्रमण है शैला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है वो धरनी जो यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल था जो जमीन का उसको बनाया गया था, उसमें बड़ा करप्शन की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। 2 बेडरूम की बात यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने उठाया कि सपने मात्र ही दिखाया है। ऐसे में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो आज की रैली थी उस रैली में तमाम जो पिछड़े वर्ग की बात उन्होंने की है, क्योंकि उनकी जो पिछली रैली थी उन्होंने उस समय ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर तेलंगाना बनती है तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो पिछड़े वर्ग को ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाएगी। जैसे जैसे तेलंगाना में चुनाव प्रचार की तारीख जो है नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रचार भी चरम पर पहुंच रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी हैं, अपने अपने वादे भी हैं। देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए, और साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी का भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तेलंगाना में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामारेड्डी और माहेश्वरम में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। यूपीए और बीआरएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नाम बदलने से वोट बैंक की राजनीति का इतिहास नहीं बदला जाता। पीएम के अलावा बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के कामारेड्डी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पार्टी जो कहती है उसे पूरा करके रहती है। उन्होंने तेलंगाना की जनता को भरोसा दिलाया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर पिछड़े समाज से ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर रखा है और इस बार केसीआर को भी लोग सत्ता से हटा देंगे। बीआरएस और कांग्रेस में एक और बात कॉमन है, ये दोनों दल आप लोगों को धोखा देने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी अचानक से टीआरएस को बीआरएस बना दिया जाता है, इसी साल यूपीए को भी इंडी अलायंस बना दिया गया है। देश के लोग ये सारे हथकंडे अच्छी तरह समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना के कोल्हापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर सरकार के दौरान 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आसिफाबाद की चुनावी रैली में तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर बीआरएस पर निशाना साधा। तो जनादेश में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।